Good morning, everyone. I am attending consultant in pediatrics and neonatology, Dr. Shagun Walia. I am also a breastfeeding consultant and I have special interest in well child care. And आज मैं एक बहुत ही कॉमनली सीन प्रॉब्लम है बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जो मोस्ट कॉमन होता है अर्ली इन्फेंसी, मतलब लेस देन 1 ईयर से लेके 4 से 5 साल की उम्र तक, जो वो एज है बेसिकली जब जो हम चाहते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स हों बच्चों की, वो हो नहीं पाती क्योंकि वो अलग अलग फूड्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हाई फाइबर डाइट उनको बोलें भी तो नहीं लेते बहुत बच्चे। तो इस एक एरिया को कहते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। अब इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चे के जीआईटी क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन है। वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, मतलब जो बच्चे की डाइट है और जो बच्चा लिक्विड्स पी रहा है और जो उसकी हैबिट्स हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये 95% ऑफ कॉन्स्टिपेशन के केसेस में यही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्चुअली बच्चे को कोई बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, जो एक बिल्कुल अलग ग्रुप है और वो काफी रेयरली देखा जाता है बच्चों में। तो इसको और क्लियर करने के लिए पहली चीज ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन किस चीज को कहते हैं। तो एक तो उसमें चीज होती है कि जितनी बार बच्चे को मोशन पास करना चाहिए उससे कम पास करता है बच्चा, पहली चीज। और इसमें एक चीज और क्या जरूरी है, जो बच्चे की नॉर्मल स्टूल पास करने की हैबिट्स हैं। जैसे कई बच्चे दिन में 2 बार करते हैं, तो अगर वो 2 दिन के बाद 1 बार पास कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए वो कॉन्स्टिपेशन कहलाएगी। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो क्या है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि वो लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, या हार्ड है, ड्राई हार्ड स्टूल है। तो ये 2 चीजें मिलके कहती हैं कि एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस क्या कि जिनमें ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करती। अब इसमें क्या चीज है कि जो न्यूबॉर्न्स हैं, लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज के बच्चे हैं, जिनमें जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं स्पेशली, उनमें बहुत पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो 4 दिन 5 दिन मोशन नहीं पास कर रहे तो वो कॉन्स्टिपेशन है। ऐसा नहीं है। एक न्यूबॉर्न के लिए 10 दिन के बाद भी, या लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज पे, अगर एक बच्चा 7 या 8 दिन तक भी मोशन नहीं पास करता है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाता, क्योंकि जब बच्चा मोशन पास करता है तो वो हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट स्टूल ही होती है। तो ये है एक एक्सेप्शन जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स का डाउट होता है कि बच्चे ने 7 दिन से मोशन नहीं पास किया, क्या करें। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। तो क्योंकि एक वेल चाइल्ड के लिए फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं उसी की बात करूंगी। जो रेयर ग्रुप्स हैं जिनमें एक्चुअली कोई बीमारी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। तो कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? अब जो बच्चे ने खाना खाया वो बच्चे के पेट में होते हुए इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, जिनको अंतड़ियां कहते हैं। तो जो इंटेस्टाइन्स में उनका पाथवे है, वहां पर बेसिकली जो पानी है वो अब्जॉर्ब होता है स्टूल में, जिसकी वजह से या तो स्टूल नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, सॉफ्ट है, और अगर पानी नहीं अब्जॉर्ब होता तो वो हार्ड स्टूल हो जाता है। तो अब एक बच्चे की डाइटरी हैबिट्स में आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से उनको ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसकी बात करने के लिए एक 1 to 3 ईयर्स स्पेशली जो एज ग्रुप होता है उसमें ये एक साइकिल बन जाता है। वो साइकिल मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि बच्चे जब खेलने कूदने लगते हैं, खेलने में बिजी हो गए, मोशन पास नहीं किया, कोई स्ट्रेस हो गया बच्चे को, कहीं घूमने गए हैं, वॉशरूम नहीं मिला, ऐसी ऐसी चीजों की वजह से कई बार होता है कि जो बच्चा नॉर्मली मोशन पास कर रहा था उसने 2 दिन के बाद मोशन पास किया। जब पास किया तो बच्चे को पेन फील हुई। तो जब ये होता है तो बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट करता है कि उसको ये पेन दोबारा नहीं चाहिए,
तो इवन उसको जब मोशन आ रहा है तो बच्चे नहीं पास करते, ट्राई करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि ना पास करना पड़े। इस वजह से मोशन उसी जगह में पड़ा रहता है और जो पानी का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और बढ़ती है। कुछ दिन के बाद और बच्चा पास करता है तो और पेनफुल स्टूल पास करता है। तो इस साइकिल को हम कैसे तोड़ें? तो मैं न्यूबॉर्न की एज से ये आपसे बात करना चाहूंगी, आप क्या क्या कर सकते हैं एक वेल चाइल्ड के केस में। न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ्स की एज तक सबसे जरूरी चीज, बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो उनकी जो भी बाउल हैबिट है, जो भी वो मोशन पास कर रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 मंथ्स तक तो यही एक चीज है। उसके बाद है कि 6 मंथ्स के ऊपर आप क्या करें ताकि बच्चे को ये इशू ना हो। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। फ्रॉम 8-9 मंथ्स ऑफ एज टू 3 years ऑफ एज, ये एक बहुत ही प्लास्टिक पीरियड होता है बच्चे की लाइफ में। जो जिस तरह का खाना वो खाएंगे वो मोर और लेस आगे जाके उनकी डाइटरी हैबिट्स बन जाती हैं। तो आपको इसको ख्याल में रख के चलना है कि जब आप 6 मंथ्स की एज से उनको खाना पीना देना शुरू करते हैं तो ऐसी चीजें डेफिनेटली उनको खिलाएं जिनमें फाइबर ज्यादा है। अब फाइबर खाने की वो चीज होती है जो मोशन के अंदर पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो कॉन्स्टिपेशन बच्चों को नहीं होती। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो कॉमनली घर में होती हैं और बच्चे की डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए 6 मंथ्स ऑफ एज से ही। तो 6 मंथ्स ऑफ एज में हम प्यूरीज देते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कच्चे होते हैं, या सैलड होता है, कद्दूकस किया हुआ खीरा होता है। तो ये सब चीजों की जितनी जल्दी हैबिट डालेंगे बच्चा उतना इनको लाइक करने लगेगा। उसके अलावा क्या चीज जरूरी है? मूंग दाल बहुत अच्छी होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मैंने बात कर ली। जैसे बच्चे के थोड़े थोड़े दांत आते हैं तो ओट्स एक बहुत अच्छी चीज है जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट जरूरी चीज क्या है? बच्चों को पीने की चीज एडिक्वेटली लेनी है। अगर वो पानी अच्छे से नहीं लेंगे तो आप जो मर्जी करिए उनको कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बना रहता है। तो जो पानी है उसका टेस्ट बच्चे को एक्सेप्ट कराना बहुत जरूरी है 6 मंथ्स प्लस की एज पे। तो जब वो खाना खाते हैं उसके बाद पानी दीजिए, जब खेल के चुकते हैं पानी दीजिए, मेक देम लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो ये जरूरी चीज है दूसरी। तीसरा क्या है कि बच्चे जो हैं उनको टॉयलेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। तो जैसे बच्चे 1-1.5 इतनी एज के होते हैं तब वो कंफर्टेबल होते हैं इस चीज से कि आप उनको प्रेफरेबली वॉशरूम में ही ये ट्रेनिंग करें कि एवरी 3 to 4 आवर्स स्पेशली खाना खाने के बाद उनको टॉयलेट सीट पे बिठाएं ताकि वो उनकी हैबिट बन जाए कि उनको मोशन वहीं पे पास करना है और 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट उनको वहां बैठने देना है। ठीक है, तो ये हैं मेन चीजें। अब इसमें ये होता है कि अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कई बार एक प्रॉब्लम हो जाती है उनको, इम्पैक्शन। इम्पैक्शन का क्या मतलब है कि हार्ड स्टूल इंटेस्टाइन में किसी जगह स्टक हो गया है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में रुकावट आने जैसा हो गया है। अब ये एक प्रॉब्लम है जो अगर बच्चे को हो जाती है, आपको पता है कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है, तो आपको उसके साइंस पता होने बहुत जरूरी हैं। वो ये है कि एक तो बच्चे का पेट थोड़ा फूल सकता है, दूसरा ये है कि उनको उल्टी हो सकती है। उल्टी में अगर कुछ हरे जैसी चीज आपको दिख रही है तो वो एक डेंजर साइन है। और कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, जिनके केस में हमें जो कॉन्स्टिपेशन से एसोसिएटेड एक्चुअल डिजीजेस होती हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं? जैसे बच्चों की डेवलपमेंट में कई बार डिले होता है, फेलियर टू थ्राइव है उनको, जो वेट है वहीं पर टिका हुआ है, उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, ब्लड में ब्लड आ रहा है मोशन में। और इसके अलावा अगर जन्म के समय पर बच्चों ने मोशन लेट पास किया था, माने पहले 2 दिन में पास नहीं किया था, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई डॉक्टर आपसे हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए इम्पैक्शन होता है तो डॉक्टर्स किस तरह उसको मैनेज करते हैं? सबसे पहली चीज है कि जो वो रुकावट आ गई है उसको
ट्रीटमेंट होता है। सेकंड ये होता है कि उनको जो फाइबर बच्चा खाने के ज़रिए नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो बेसिकली हाई फाइबर होती हैं। जैसे बड़ों में ईसबगोल देते हैं, उस तरह की चीज़ होती है। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो कुछ और तरीके से काम करती हैं। तो वो होता है मेंटेनेंस में, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चों को दोबारा ना हो। तो उसके लिए दवाई होती है, आपको काउंसल किया जाता है कि डाइट में आप जो चीज़ें मैंने कुछ बात करी, वो दे सकते हैं। उसके अलावा बेरीज़ में बहुत फाइबर होता है, प्रून्स में हाई फाइबर होता है, और जो हमारा क्विनोआ होता है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इनको आप किसी भी तरह बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, तो उनको ये कॉन्स्टिपेशन वाली इश्यू होने का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, रिस्क। तो ये हैं मेन चीज़ें जो हम कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी ओपीडी में काउंसलिंग भी करते हैं डाइट के बारे में, तो आप डेफ़िनेटली इसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड जैसे आप स्लोली इस डाइटरी हैबिट को अपने बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वैसे-वैसे दवाई कम होती जाती है। तो ये मेन अप्रोच होता है। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी क्लियर हुई होगी, एंड आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपको आपके बच्चों को ये इश्यू होने का रिस्क कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।